नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला शाग बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी होम साइंस, विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़। आज आपसे विटामिन पर चर्चा करूंगी। यह बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड होम साइंस में पढ़ाया जाता है। बीएससी के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। विटामिन के अंतर्गत परिचय, विशेषताएं, वर्गीकरण, विटामिन की घुलनशीलता जिसमें जल और वसा में विलय विटामिन और प्रत्येक के परिचय, स्रोत, कमी, अधिकता के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। शब्द विटामिन लैटिन शब्द वीटा से आया है, जिसका अर्थ है जीवन। विटामिन भोजन के कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह शरीर के रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन की भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है। ये शरीर वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को एक निश्चित मात्रा में विटामिन संतुलित आहार के माध्यम से लेना आवश्यक है, क्योंकि ये विशेष चयापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। आहार में इनकी कमी से विटामिन हीनता जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन की विशेषताएं देखें। आहार में कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन को मानव ऊतकों में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकता मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। वसा में घुलनशील विटामिन की महत्वपूर्ण मात्रा वसा ऊतक और यकृत में संग्रहित की जा सकती है। सिंथेटिक विटामिन प्राकृतिक विटामिन के समान होते हैं। एक बार जब वृद्धि और विकास पूरा हो जाता है, तो विटामिन कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के स्वस्थ रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व बने रहते हैं। विटामिन का वर्गीकरण देखें। विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन वसा तथा वसा घुलित पदार्थों जैसे एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में घुल जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी खोज 1915 में हुई। विटामिन डी कोलोकैल्सिफेरॉल, इसकी खोज 1918 में हुई। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी खोज 1922 में हुई। विटामिन के फाइलोक्विनोल 1934 में खोज हुई। जल में घुलनशील विटामिन, ये जल में घुल जाते हैं, जो कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी होते हैं। इनको हम आगे अध्ययन करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स, जिनकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगी। विटामिन के कार्य पर ध्यान देंगे। विटामिन शरीर के स्वास्थ्य और जीवन के लिए सहायक होते हैं। ये बीमारियों के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध का निर्माण करते हैं, रोग प्रतिबंधक शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको अपने शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन प्राप्ति के साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़े। कमी से होने वाली विभिन्न बीमारियों को रोकते हैं और ठीक करते हैं। शरीर में खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन और उनके उपयोग में मदद करते हैं। पाचन और तंत्रिका तंत्र को शक्ति देते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करते हैं। उचित स्वास्थ्य और शरीर के सामान्य विकास को बनाए रखने में मदद करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए असंतृप्त पोषण संबंधी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसमें रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और कई प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड शामिल हैं, जिसमें से बीटा कैरोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। यह सक्रिय रूप में केवल पशु ऊतक में मौजूद है। यह पीले रंग का रवे युक्त पदार्थ है,
वसा में घुलनशील होने के कारण विटामिन ए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संग्रहित हो जाते हैं। यदि भोजन के द्वारा किसी समय विटामिन ए कम लिया जाए तो हीनता जन्य रोग तुरंत प्रकट नहीं होते हैं। दैनिक आवश्यकता पर ध्यान दें। पुरुष और महिला के लिए 600 माइक्रोग्राम, शिशुओं के लिए 350 माइक्रोग्राम, बच्चों को 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। विटामिन ए के कार्य देखें तो ये पूरे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को करते हैं। कई प्रकार से हमारे शरीर के अंगों को संरक्षण प्रदान करता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से हमारी विजन, दृष्टि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो तो हमारी आंखों संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आंखों में रतौंधी हो सकती है कि रतौंधी का उपद्रव रेडोप्सिन न बनने के कारण आपको आंखों में रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टाइवा व कोर्निया की कोशिकाओं में सूखापन पैदा होने के कारण ये नेत्र श्लेष्मा होता है। और शुष्क चकते का उभरना और पपड़ी सिजमना जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी में हो जाती है। उभरे हुए दाने उठाना, बीटॉट्स दाने जिसको कहते हैं। फिर केरेटोमलेशिया भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि खोखले अवयव जो हमारे होते हैं, नाक है, मुंह है, इनकी भीतरी भाग है, खाने की नली है, आमाशय है, आंतें हैं, हृदय के कोष्ठ है, रक्त धमनियां हैं, शिराएं हैं, लसिका वाहिनियां हैं, श्वास नलिका है, फेफड़े हैं, गर्भाशय है, मूत्राशय है, इनके भीतरी भाग की जितनी भी झिल्लियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं, जिससे संक्रमण के निराकरण की शक्ति जो है कम हो जाती है। और फलस्वरूप नजला, जुकाम, खांसी, निमोनिया, जठराग्नि ठीक से नहीं होना, बदहजमी, अतिसार, आंत्रशोथ आदि बीमारियां हो जाती हैं। गुर्दे या मूत्राशय में यही कोशिकाएं जो है टूट टूट कर जमा हो जाती हैं। इसके कारण पथरी के लिए भी न्यूक्लियस बन जाता है, जिस पर कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो पथरी भी बन सकती है। इसके अलावा दांतों के इनामल की कमजोरी होना, जिससे दांत में ठंडा या गर्म पदार्थ जो है ये हमको टीस देने लगता है। तो देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है विटामिन ए हमारे शरीर के लिए। जीन प्रतिलेखन को भी ये बढ़ाता है, प्रतिरक्षा के कार्य करता है, भ्रूण के विकास और प्रजनन के लिए ये उत्तरदायी है, अस्थि के चयापचय को भी यह प्रभावित करता है, रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट के उत्पादन में सहयोग करता है, त्वचा और सेलुलर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इस तरह से विटामिन ए की हमारे शरीर में आप देखिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन ए के स्रोत के बारे में हम दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि विटामिन ए चित्र में आपको प्राप्ति के साधन दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से गाजर, पपीता, लाल मांस, अंडा, चीज, मछली, ब्रोकली, शकरकंद, आम, सभी पीले फल और सब्जियां आदि ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम विटामिन डी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विटामिन डी फैट सॉल्युबल सेकोस्टेरॉइड्स के समूह को संदर्भित करता है। यह पराबैंगनी प्रकाश के साथ प्रोविटामिन डी को विकिरणित करके प्राप्त किया जाता है और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फेट और जस्ता को आंतों में अवशोषण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह दो रूपों में उपलब्ध होता है, विटामिन D3 और विटामिन D2। एग्रोस्टेरोल के विकिरण द्वारा कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है और इसे एग्रोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि विटामिन डी के प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। चीज,
बटर, दूध, अनाज, फैटी मछली आदि से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। और भोजन में लेने से ही हमको विटामिन डी की प्राप्ति नहीं हो जाती है। विटामिन डी हमारी त्वचा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन प्रातः धूप का सेवन अनिवार्य रूप से सभी को करना चाहिए। त्वचा में आप दैनिक आवश्यकता के बारे में हम इसमें हम देखेंगे कि पुरुषों और महिलाओं में 0.01 मिलीग्राम, गर्भावस्था और स्तनपान अवस्था में 0.01 मिलीग्राम, इन्फेंट और बच्चे में भी 0.0 मिलीग्राम की आवश्यकता हमारी होती है। अब हम विटामिन डी के आपको एक ये चार्ट दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि चार्ट के माध्यम से हमको सूर्य की जो किरणें हैं ये त्वचा में प्री विटामिन डी सेवन होता है। जब हम ये भोज्य पदार्थ लेते हैं जिससे कि हमको विटामिन डी प्राप्त हो रहा है और हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो विटामिन डी बनता है, यह लीवर में जाता है। आप देखिए चित्र में दिख रहा है कि लीवर में जा रहा है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जो कि किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट, कोलोन, लंग्स, इम्यून सेल्स में जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं किडनी में पहुंचा हुआ कंपाउंड कैल्शियम मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, बोन हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए और इंसुलिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और यह डायबिटीज और हृदय रोग से हमारा संरक्षण करता है। फिर आप चित्र में देख रहे हैं कि वही प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट, कोलोन और लंग्स में जो है इम्यून सेल में पहुंचा हुआ कंपाउंड ये इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है जिससे डायबिटीज टाइप 1 तथा ऑटो इम्यून डिजीज से रक्षा होती है। अभी आप देखेंगे कि साथ ही यह सेल के ग्रोथ के लिए भी रेगुलेट करता है जिससे कैंसर से भी रक्षा होती है। तो इस प्रकार से विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब मैं आपको विटामिन डी के मुख्य कार्यों के बारे में बताऊंगी कि कैल्शियम का संतुलन बनाने के लिए, कोशिका के विशिष्टीकरण के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, रक्तचाप का नियमन करने के लिए, हड्डियों दांतों के विकास के लिए यह उत्तरदायी होता है। इसलिए हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन ई यौगिक के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रिनॉल दोनों शामिल हैं। वे स्वाभाविक रूप से एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति कर रहे हैं। इसे एंटी एजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। यह वसा के विलायक में स्वतंत्र रूप से घुलनशील पीले तेल के समान तरल है। टोकोफेरॉल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। विटामिन ई के भोजन में स्रोत के बारे में हम देखें तो यह हमको बादाम, अखरोट, आप चित्र में देख रहे हैं कि यह बादाम, अखरोट, प्लांट ऑयल, गेहूं के तेल, रेड चिली पाउडर, सनफ्लावर सीड, ऑलिव, पपीता, पालक आदि से प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक आवश्यकता इसमें पुरुषों के लिए 8 से 10 मिलीग्राम, महिलाओं को 5 से 8 मिलीग्राम, बच्चे के लिए 8 से 3 मिलीग्राम, शिशुओं को 4 से 5 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है। विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा करता है। एलडीएल को ऑक्सीकरण से बचाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड का संरक्षण करता है।
नपुंसकता की रोकथाम करता है, या यूं कहें कि यह संतानोत्पादन की शक्ति को बढ़ाता है। सेलेनियम के साथ मिलकर कार्य करता है। विटामिन ई न्यूरोलॉजिकल कार्यों में भी भूमिका निभाता है। प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है। विटामिन ई लिपिड से बचाता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला विटामिन हम के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के संरचनात्मक रूप से समान वसा रहित विटामिन के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसे मानव शरीर को कुछ प्रोटीनों के पूर्ण संश्लेषण की आवश्यकता होती है, जो रक्त जमावट के लिए आवश्यक होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन भी जिनका उपयोग शरीर, हड्डी, अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन में हेरफेर करने के लिए करता है। आंतों में बैक्टीरिया द्वारा स्वाभाविक रूप से विटामिन के का उत्पादन होता है। यह एक प्रकार के प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्के बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए यह विरोधी रक्तस्रावी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के 2 प्राकृतिक विटामिन शामिल हैं, इसमें K1 और K2। K1 का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोल और K2 का मेनकिनटोन होता है। विटामिन के स्रोत जो है आप देख रहे हैं चित्र में, इसके प्राप्ति के साधन काजू, भिंडी, अखरोट, जामुन, काली अंगूर, छुहारा, आलू आदि से हमको यह प्राप्त होता है। आहार में हम दैनिक आवश्यकता देखें तो पुरुषों और महिलाओं में 70 से 140 माइक्रोग्राम, बच्चे में 35 से 50 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है। विटामिन के कार्य देखें, यह हेपेटिक संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोटिंग, यह केवल उन मामलों में रक्तस्राव को रोकता है जब प्रोथ्रोम्बिन का दोषपूर्ण उत्पादन होता है। यह लिपिड से जुड़े ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में सहकारक के रूप में कार्य करता है। फ्लेविन कोएंजाइम और साइटोक्रोम सिस्टम के बीच Ca++ बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट के ग्लूटामीन अवशेषों के कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अभी आपने पूरे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ा। अब आगे पानी में घुलनशील विटामिन की जानकारी आपको दूंगी। पानी में घुलनशील विटामिन खमीर, अनाज, चावल, सब्जियों, मछली और मांस में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने वाले आवश्यक कोएंजाइम हैं। वे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय के लिए कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। जल में विलेय जो विटामिन हैं उसमें मुख्य हैं B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामीन और विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब प्रत्येक के बारे में हम चर्चा करेंगे। विटामिन B1 थायमीन, इसे एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूरोटिक फैक्टर और एन्यूरिन भी कहा जाता है। यह रंगहीन बुनियादी कार्बनिक यौगिक है जो एक सल्फेटेड पिरामिड रिंग से बना होता है। यह सभी जीव थायमीन का उपयोग करते हैं, लेकिन यह केवल बैक्टीरिया, कवक और पौधों में संश्लेषित होता है। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन समूह शामिल हैं। क्षारीय माध्यम और गर्मी से नष्ट हो जाता है। भोजन में विटामिन B1 के स्रोत की जानकारी दूंगी कि आप चित्र में देख रहे हैं कि टूना मछली, सनफ्लावर सीड, बीन्स, क्रेनबेरी, तिल्ली,
आदि चीजों में यह हम प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुष के लिए 1.3 मिलीग्राम, महिलाओं के लिए 1 मिलीग्राम, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 2 मिलीग्राम, बच्चों के लिए 1.1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। थायमिन के कार्य। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक है। थायमिन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बेरी का उपचार। आहार में थियामीन की कमी के कारण होने वाली स्थिति के लक्षणों में हाथों और पैरों में सूजन, झुनझुनी, जलन, भ्रम, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। विटामिन B1 स्वस्थ तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है और स्वस्थ श्लेष्म झिल्ली के लिए आवश्यक होता है। यह भोजन के पाचन में मदद करता है। यह मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। यह हृदय को समुचित कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। आगे चर्चा करेंगे विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यह पानी में घुलनशील हरे रंग का फ्लोरोसेंट यौगिक है। राइबोफ्लेविन शब्द 2 स्रोतों से लिया गया है। राइबोस कई विटामिनों में पाए जाने वाले राइबोस शुगर का मतलब है, और फ्लेविन यानी पीला। यह व्यापक रूप से ऑक्सीकरण प्रक्रिया में शामिल है। भोजन में विटामिन B2 के स्रोत के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके प्राप्ति के साधन दही, सोयाबीन, दूध, मशरूम, पालक, टेम्पे, बकरी का दूध, बादाम से हम इसे प्राप्त करते हैं। और दैनिक आवश्यकता पुरुषों में 1.5 मिलीग्राम, महिलाओं में 1.2 मिलीग्राम, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 2.3 मिलीग्राम होती है। बच्चों में 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है। राइबोफ्लोविन के कार्य के बारे में चर्चा करें कि एक सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। चयापचय या कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में शामिल है। पाचन या पाचन में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य में मदद करता है। सामान्य ऊतक श्वसन के लिए बहुत उपयोगी है। स्वस्थ श्लेष्म झिल्ली के लिए आवश्यक है। त्वचा, नाखून, आंखों के लिए अच्छा है। शरीर को कैंसर से बचाने में मदद करता है। विटामिन B2 के जो हेल्थ बेनिफिट हैं आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र के माध्यम से देखिए कि माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए भी उपयोग में आता है और आई की हेल्थ के लिए उपयोगी है। इसे एनीमिया के बचाव के लिए उपयोग में आता है और एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। कैंसर प्रतिरोध करता है और हमारे हेयर और स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से विटामिन B2 आप देखिए हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगली चर्चा करेंगे B3 नियासिन की। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय के लिए आवश्यक है। यह एक रंगहीन, पानी में घुलनशील, ठोस पाइरिडीन का व्युत्पन्न है, जिसमें कार्बोक्सिल समूह COOH 3 बॉन्ड की स्थिति में होते हैं। यह एक पाइरिडाइन व्युत्पन्न है और कोएंजाइम NAD का एक अग्रदूत है। विटामिन B3 के स्रोत के बारे में जानकारी दूंगी। आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं चार्ट में कि इसे हम प्राप्त करने के लिए अपने आहार में एवोकेडो, ब्रोकली, टमाटर, खजूर, मशरूम, बादाम, पालक, गाजर, शकरकंद आदि सम्मिलित करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इससे फायदे आप देखेंगे कि एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन को भी इंसान में ये उभरने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन करके रखता है। दैनिक आवश्यकता अगर हम देखें तो दैनिक आवश्यकता पुरुषों में 15 मिलीग्राम, महिलाओं में 13 मिलीग्राम, गर्भावस्था
और धात्री अवस्था में 12 से 15 मिलीग्राम और बच्चे में 15 मिलीग्राम होती है। नियासिन या विटामिन B3 के कार्य पर दृष्टि डालें। विटामिन B3 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स से ऊर्जा जारी रखने में मदद करता है। विटामिन B3 डीएनए संश्लेषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। यह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। माइग्रेन के सिर दर्द को कम करने में भी सहायक होता है। नियासिन माइन के रूप में गठिया के लक्षणों में सुधार कर सकता है, जिसमें संयुक्त गतिशीलता बढ़ाना और आवश्यक विरोधी भड़काऊ दवाओं की मात्रा को कम करना शामिल है। यह स्वस्थ त्वचा, नसों और पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है। नियासिन दवाओं की उच्च खुराक का उपयोग एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को रोकने और स्थिति के साथ उन लोगों में दिल का दौरा और परिधि संवहनी रोग जैसे आवर्ती जटिलताओं को कम करने के लिए किया जाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। विटामिन B3 भोजन के उचित पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। अब चर्चा करेंगे विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो यह पानी में घुलनशील है। इसकी खोज 1919 में रोजर जे विलियम्स ने की थी। विभिन्न प्रकार की जैविक सामग्री से निकलने वाले ऊतक अर्क खमीर के लिए वृद्धि कारक है, जिसे पेंटोथेनिक एसिड के रूप में पहचाना जाता है। यह शब्द ग्रीक शब्द पेंटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है हर जगह। यह कोएंजाइम ए का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में विटामिन B5 आप प्राप्त कर सकते हैं। चित्र में देख रहे हैं आप कि इसके प्राप्ति के साधन जो है मुख्य रूप से एवोकेडो, सनफ्लावर के बीज, साल्मन मछली, दही, मशरूम, मक्का, सन ड्राइड टोमेटो और कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आदि को अपने आहार में सम्मिलित करके आप विटामिन B5 प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता पर दृष्टि डालें। पुरुषों में 10 मिलीग्राम, महिलाओं में 10 मिलीग्राम, बच्चे में 5.5 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। विटामिन B5 के कार्य के रूप में आप देखेंगे कि ये शर्करा, स्टार्च, वसा से ऊर्जा जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B5 वसा के रूप में संग्रहित ऊर्जा जारी करने के लिए महत्वपूर्ण है। वसा के लिए निर्माण के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वसा के दो मूल प्रकार फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों को उनके संरक्षण के लिए B5 की आवश्यकता होती है। कभी कभी शरीर के लिए कोशिका प्रोटीन के आकार में छोटे रासायनिक परिवर्तन करना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार इस मामले में विटामिन B5 का उपयोग किया जाता है। ये सेल चयापचय के लिए भी आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में बहुत सहायक होते हैं। कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए तो उसे भरने के लिए भी ये मदद करता है। इसे एंटी स्ट्रेस फैक्टर के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। एलर्जी, सिर दर्द, गठिया, सोरायसिस, अनिद्रा, अस्थमा और संक्रमण सभी में विटामिन B5 का उपयोग करके प्रभावशीलता के साथ इलाज किया जाता है। विटामिन B6 के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन B6 रासायनिक रूप से बहुत समान यौगिक के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसे जैविक प्रणालियों में परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। विटामिन B6 बी कॉम्प्लेक्स समूह का हिस्सा है और इसका सक्रिय रूप पायरिडोक्सल 5 फास्फेट एमिनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड चयापचय में कई एंजाइम प्रतिक्रियाओं में एक कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है
जो पानी और अल्कोहल में घुलनशील हैं। विटामिन B6 के स्रोत के बारे में देखें। चित्र में आप देख रहे हैं कि यह हमें दूध, मछली, सब्जियों, बीन्स, अंडे, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज आदि से प्राप्त होता है। इसकी दैनिक आवश्यकता पर दृष्टि डालें। पुरुष और महिलाओं में 2 मिलीग्राम, बच्चे में 1.7 मिलीग्राम, शिशुओं में 0.1 to 0.4 मिलीग्राम आवश्यक होता है। विटामिन B6 के कार्य के बारे में जानकारी दूंगी कि एंटीबॉडीज बनाता है। कई बीमारियों से लड़ने के लिए हमें हमारे शरीर को एंटीबॉडी की जरूरत होती है। सामान्य तंत्रिका समूह में हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया का एक रूप हो सकता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए जितना अधिक प्रोटीन आप खाते हैं उतना ही विटामिन B6 लेने की आवश्यकता होती है। ब्लड शुगर स्तर को ये सामान्य बनाए रखता है। सोडियम और पोटेशियम के स्तर को रक्त में संतुलित रखता है। आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। सेरोटोनिक, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालाइट और एड्रेनालाइट के उत्पादन में सहयोग करता है। विटामिन B7 जिसे बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन H या कोएंजाइम R के रूप में भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। बायोटीन कार्बोक्सिलेज एंजाइमों के लिए एक कोएंजाइम है जो फैटी एसिड, आइसोल्यूसिन और वेलिन के संश्लेषण में शामिल होता है। यह ग्लूकोनोजेनेसिस में भी शामिल होता है। भोजन में विटामिन B7 के स्रोत के पर दृष्टि डालें तो अंडे, खमीर, फूल गोभी, रसभरी, केला, अखरोट, बादाम से मुख्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक आवश्यकता पर आप दृष्टि डालें कि पुरुष और महिला के लिए मुख्य रूप से 100 से 200 माइक्रोग्राम और बच्चे में 50 से 200 माइक्रोग्राम और शिशुओं के लिए 35 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। विटामिन B7 के कार्य, यह भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। फैटी एसिड और अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। बालों की जड़ों, नाखूनों की कोशिकाओं में प्रोटीन, अमीनो एसिड चयापचय को सक्रिय करता है। विटामिन B9 के बारे में जानकारी दूंगी। विटामिन B9 को फोलिक एसिड, फोलासिन या फोलेट के रूप में भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। यह एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसकी प्राप्ति के साधन आप देखिए, बरबटी, काबुली चना, पालक, बीन्स, पत्ता गोभी, सलजम के पत्ते आदि से ये मिलता है और इसको आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र के माध्यम से आप प्राप्ति के साधनों को देख रहे हैं। विटामिन B9 के कार्य, आरबीसी का गठन, विटामिन B12 के साथ संयोजन में फोलिक एसिड आरबीसी गठन परिपक्वता के लिए आवश्यक है। यह सभी शरीर की कोशिकाओं के विकास और विभाजन के लिए आवश्यक है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहेगा। बाल और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसको पर्याप्त मात्रा में लेने से हमारी बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण के सही विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें B9 की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोलिक एसिड लैक्टेशन में सुधार करता है। DNA संश्लेषण के लिए भी उपयोगी है। एकल कार्बन इकाइयों का स्थानांतरण करता है। एडेनिल और गुआनिन का संश्लेषण करता है। एंटी कैंसरस दवाओं के उत्पादन में सहयोगी है। होमोसिस्टीन चयापचय में सहायक है। न्यूरोट्रांसमीटर के गठन में भी सहायक है। विटामिन B12 कोबालामीन कॉम्प्लेक्स ऑटोमेट्रिक्स यौगिक है जिसे कोबालिन कहा जाता है।
जो कोबाल्ट होता है, जिसमें पोर्फिरिन होता है। यह पानी में स्वतंत्र रूप से घुलनशील है। इसके प्राप्ति के स्रोत आप चित्र में देख रहे हैं कि विटामिन B12 ज्यादातर मांस, शंख, दूध, पनीर, अंडे जैसे पशु उत्पादों में पाया जाता है। क्लेम, ओयस्टर, मसल्स, केवियार, फिश, एग्स, ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर मुख्य स्रोत हैं जिनसे विटामिन B12 प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B12 के कार्य पर दृष्टि डालें। लाल रक्त कोशिकाओं RBC के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। यह एकाग्रता, स्मृति और संतुलन में सुधार लाता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ आरोग्य प्रदान करता है। यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉलिक एसिड के चयापचय के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। विकास में योगदान देता है और भूख को बढ़ाता है। यदि विटामिन B12 की भोजन में कमी हो तो घातक एनीमिया हो सकता है। तंत्रिका कोशिका का अवमूल्यन करता है और लगातार हमारे रक्त में विटामिन B12 की कमी हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एंटीबायोटिक विटामिन भी इसे कहा जाता है। यह सबसे सक्रिय एजेंट है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और अधिकांश जानवरों द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ये मुख्य रूप से विटामिन C जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, मौसमी, नींबू वगैरह में प्राप्त होता है। इसके हम प्राप्ति के स्रोत आप चित्र में देख रहे हैं कि खुबानी, बीन्स, घंटी, मिर्च, ब्लैकबेरी, ब्रोकोली, ब्रेसल्स, स्प्राउट्स, हरी गोभी, लाल गोभी, फूल गोभी, मिर्च, चुकंदर, अंगूर, अमरूद, कीवी फल, नींबू, चूना, भिंडी, तरबूज, प्याज, नारंगी, पपीता, अनानास, कांटेदार नाशपाती, प्यूमेलो, मूली, स्ट्रॉबेरी, पालक, स्ट्रॉबेरी, शकरकंद, किनू, टमाटर, तरबूज आदि से प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक आवश्यकता आप देखें कि पुरुष और महिलाओं में 70 से 90 मिलीग्राम, बच्चे में 40 मिलीग्राम, शिशु में 25 मिलीग्राम होती है और गर्भावस्था, स्तनपान की अवस्था में 80 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। विटामिन C के कार्य कोलेजन का संश्लेषण करता है, रखरखाव, हड्डियों के रखरखाव के लिए आवश्यक और अधिवृक्क और थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य में सहयोग करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, यह प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, रोग प्रतिबंधक शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे संक्रमण से मुकाबला करने के लिए हमारा शरीर तैयार होता है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों के प्रभाव को कम करता है तो हमारा शरीर, हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है। विटामिन A, E और कुछ B कॉम्प्लेक्स विटामिन को ऑक्सीकरण से भी बचाता है। विटामिन C की यदि कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रक्त वाहिनियों में नाजुकता हो जाती है। सामान्य सी चोट होने पर भी रक्तस्राव होने लगता है। कोई घाव हो जाए तो बहुत देर से भरता है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। दांत भी झड़ने लगते हैं। मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी यह उत्तरदायी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम का क्षरण होने लगता है विटामिन C की कमी होने से, जिससे कि हड्डियां पोरस हो जाती हैं। थैंक यू।